Hi friends, I'm Advocate Jaya Sheva. जैसा कि आपको पता है आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्टी लॉ सीरीज जो मैंने क्रिएट की थी, जिसका पार्ट 1 मैंने रिलीज किया था कुछ दिन पहले, जिसमें मैंने डिफरेंट डेफिनेशंस कवर की थी. Today I am covering the topic. My topic is Understanding Property Law series. So this series is to make you understand more about the property law. And in the previous part 1 of these series, I just discussed about a few definitions related to property law. So in part 2 also, I will discuss some more definitions related to property law, and I hope this helps you understand about the property law and the certain words that are used in the property law. And in case if you are going to buy some property, you understand what the person concerned is talking about. तो जैसे कि मैंने पिछली सीरीज में भी डेफिनेशन कवर की थी, उसका मेन मकसद ये है कि आपको प्रॉपर्टी लॉ अच्छे से समझ में आए, प्लस अगर आपको भी कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस बारे में बात हो रही है. तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहला हमारा हेडिंग है ट्रांसफर डीड. ट्रांसफर डीड का मतलब है ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि किसी भी प्रॉपर्टी का ओनरशिप या टाइटल को ट्रांसफर करने के लिए जो डॉक्यूमेंट बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर डीड. Transfer deed is a document which is made to transfer the title or the ownership of a particular property. Next है गिफ्ट डीड. गिफ्ट डीड का मतलब है कि जब हम अपनी कोई भी प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो, उसको हम किसी और के नाम कर देते हैं कि बिना किसी कंसिडरेशन के, बिना किसी पैसे के या उसके बदले में कोई चीज लिए बिना, तो वो गिफ्ट डीड होती है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है. Gift deed, as it appears from its name itself, it's a gift from the person who is the owner of a particular property, whether movable or immovable, to the other person. So it's a gift, that means you will not take any money or anything in exchange for that particular property. अब हम आते हैं सेल डीड पे. सेल डीड जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि आप इट्स अ डीड, एक डॉक्यूमेंट है जो कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए बनाई जाती है. सेल करके उसमें सारा पर्टिकुलर डिटेल्स लिखे जाते हैं कि भाई हमने ये प्रॉपर्टी इतने में बेची, ये डिटेल्स हैं प्रॉपर्टी के. ठीक है. सो द सेल डीड इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज मेड टू specify the details of the property which has been sold for a particular amount. So you specify the amount as well as the particular the details of the property. अब हम आते हैं मल्टी पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन. अब ये जो टर्म है, इसकी आपको जरूरत तब पड़ेगी जब आप किसी प्रॉपर बिल्डर जो होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स हो गए बहुत बड़े बड़े, जैसे आम्रपाली हो गया या सुपरटेक हो गया या कोई भी हो गया, मैं किसी पर्टिकुलर को पॉइंट आउट नहीं करूंगा. आप किसी भी बिल्डर से खरीदने जाएंगे तो सिंगल पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और मल्टी पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. तो इसीलिए मैं आपको समझाती हूँ. पहले हम समझेंगे मल्टी पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन. मल्टी पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का मतलब ये है कि जिसमें हर एक फ्लैट को अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिए जाएं अथॉरिटी की तरफ से. ठीक है. और उसके बाद उसका जो जितना भी उस पर्टिकुलर फ्लैट का यूसेज है, वो मीटर लगा हुआ होगा, उसमें कैलकुलेट हो जाएगा. ठीक है. देन दे विल बी बिल्ड अकॉर्डिंगली. ठीक है. सो दैट इज मल्टी पॉइंट्स, दैट मोर देन वन, एवरी फ्लैट विल गेट देयर ओन पर्टिकुलर कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यूसेज. ठीक है. नेक्स्ट कम्स सिंगल पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन. इसका मतलब ये है कि प्रॉपर जो हाउसिंग सोसाइटी है, जिसमें मल्टी स्टोरी है, बिल्डिंग्स हैं या प्लॉटेड डेवलपमेंट्स हैं, या कोई भी अपना जो भी पर्टिकुलर प्रॉपर हाउसिंग सोसाइटी या डेवलपर है, जो प्रॉपर जो अपनी बिल्डिंग है, उसका एक ही पॉइंट में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेता है, और वो जो बिल आता है, जो कैलकुलेशन होती है अथॉरिटी की तरफ से, अथॉरिटी कंसर्न की तरफ से, तो वो प्रॉपर ओवरऑल यूसेज बता देते हैं उस पर्टिकुलर सोसाइटी का या बिल्डिंग का या वट एवर प्लॉट और समथिंग, दैट particular property as a whole.
Okay, so multi-storied means that every flat will get a separate calculation of their usage of the electricity. Single point means that you will get overall picture of the total usage of a particular multi-storied building or the housing society. So I hope you understand this, and I hope you understand how and why it is important. Next is BBA. BBA means it's an agreement between builder and the buyer, or to like there are certain terms and conditions that they have to stick to. So it's a legal contract. Okay, so that is related to the terms and conditions that are agreed between the builder and the buyer. Now we come to construction linked payment plan. अब कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान, आप जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होती जाएगी उसी से लिंक होगा पेमेंट, और वही वही प्लान किया हुआ है, मतलब जैसे 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 कंस्ट्रक्शन होगी वैसे वैसे आप पेमेंट करते जाएंगे। तो ये बायर के लिए इजी है कि भाई आपको पर्टिकुलर जो बिल्डर है वो इन्फॉर्म करता रहेगा कि कंस्ट्रक्शन इस स्टेज पे पहुंची है, अब आप पेमेंट रिलीज कीजिए। और वो आपको फोटोग्राफ्स वगैरह भी सेंड करते हैं कि देखिए कंस्ट्रक्शन का स्टेटस ये चल रहा है, आप खुद साइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं, तब आप पेमेंट रिलीज भी कर सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान मींस दैट यू पे अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन स्टेज ऑफ अ पर्टिकुलर builder's proper society wherein you have bought a flat. So they will inform you that the construction has reached to a particular stage and you can release the payment accordingly. They can also send you the pictures of the construction status, and you can also go to the construction site and see what is the status of a particular project. नेक्स्ट अब हम आते हैं सबवेंशन स्कीम। आपने बहुत सारी होर्डिंग्स देखी होंगी जिसमें कहते हैं कि भाई अभी सिर्फ 5%, 10% पे कीजिए, और बाकी का पोजेशन के बाद पे कीजिए, या एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद पे कीजिए। तो ये सबवेंशन स्कीम में आता है। इसका मतलब ये है कि आपको अभी एक पर्टिकुलर अमाउंट दे के फ्लैट बुक करना पड़ेगा। उसके बाद एक आपके साथ एक सबवेंशन स्कीम का कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक डीड साइन होगी, जिसमें जो बिल्डर है वो अग्री करेगा एक लिमिटेड पीरियड के लिए वो आपकी ईएमआई पे करेगा। मतलब शुरू में तो इंटरेस्ट ही पे किया जाता है होम लोन्स में। मेजर जो परसेंटेज होती है वो इंटरेस्ट की होती है, और थोड़ा सा जो परसेंटेज होती है वो आप मेन जो लोन अमाउंट होता है उसके तरफ जाती है। तो जो बिल्डर होता है वो अग्री कर जाता है कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, या फिर जब तक आपको फ्लैट हैंड ओवर नहीं हो जाता या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो आपकी ईएमआई पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद द बायर हैज टू पे द EMIs of a particular financial institution wherein they have got their loan approved। जहां से उन्होंने अपना लोन अप्रूव किया है उनको वो पे करेंगे। तो ये तीन पार्टीज का अग्रीमेंट होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बिल्डर और बायर। तो उसमें क्या होता है कि बिल्डर अग्री करता है कि आप बायर मतलब बायर को लोन आप कर दीजिए, लैंड कर दीजिए, दे दीजिए, और दिस पीरियड के लिए ईएमआई मैं पे करूंगा। ठीक है, तो देखा जाए तो अगर बायर जो है वो रेंट पे रह रहा है तो एक लिमिटेड पीरियड के लिए वो ईएमआई पे करने से बच जाता है, और उसके बाद वो रेडी रहता है कि चलो ठीक है इतने टाइम के बाद या जब मेरे को फ्लैट मिल जाएगा तब मैं ईएमआई पे कर दूंगा। तो इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, पॉजिटिव्स भी हैं, जिसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, सो जिसमें आपको ये और अच्छे से समझने में हेल्प होगा कि भाई कैसे ये वेदर इट इज बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट, कि मतलब ये आपके लिए फायदेमंद है भी कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे कंस्ट्रक्शन रुक जाती है या पर्टिकुलर टाइम पीरियड निकल जाता है और कंस्ट्रक्शन में डील हो जाती है, तो उसके बाद तो बायर को ही ईएमआई पे करनी पड़ेगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो उसमें भी कई बार बायर स्टक हो जाता है। ठीक है, देखा जाए तो इनिशियली बहुत अच्छा लगता है कि भाई चलो कंस्ट्रक्शन मिल होने के बाद या फ्लैट मिलने के बाद ही जो मतलब बायर है वो पे करेगा, तब तक वो रेंट पे रह के सिर्फ रेंट पे करे, एक पर्टिकुलर अमाउंट दे के फ्री हो जाए। बट इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स भी हैं जो डिटेल में समझने जरूरी हैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले। ठीक है, इसके बाद है रेरा। रेरा का मतलब क्या होता है? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब बहुत सारे बिल्डर प्रोजेक्ट्स बनने लग गए थे लेटली, और बहुत मतलब जो क्या नाम है इसका,
बहुत सारे फ्रॉड भी होने लग गए थे कि मतलब आधे में वो करके ये लोग क्या नाम है इसका, आधे में कंस्ट्रक्शन करके छोड़ने लगे थे। जो बायर हैं वो फंस गए थे, किसको कांटेक्ट करें, एक प्रॉपर रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं थी। तो जो रेरा है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट का इंट्रोडक्शन हुआ था, इम्प्लीमेंटेशन हुआ था 2016 में, जिससे कि काफ़ी चीज़ें संभलने लगी एंड थोड़ा बहुत लूप होल और जो चेक भी होने लगा था बिल्डर्स के ऊपर, थोड़ा सा रेगुलेटरी अथॉरिटी आई तो देवर रेगुलेटेड, थोड़ा सा उनके ऊपर क्रॉस चेक होने लगा, चेक होने लगा और थोड़ा गवर्नमेंट का प्रेशर आने लगा, तो थोड़ा सा ना जो बायर्स हैं उनको रिलीफ फील हुआ। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको किसी भी डेफिनेशन के बारे में और डिटेल में जानना है, समझना है, तो आप मेरे से कमेंट में पूछिए, मैं आपको जितना जल्दी हो सके जवाब देने की कोशिश करूंगी। और अभी मैं और भी इस सीरीज में वीडियोस बनाऊंगी जिससे आपको डिटेल में सारी चीज़ समझ में आए और कभी आप प्रॉपर्टी लेने जाएं तो आपको बहुत ही आसान हो जाए किसी भी डिसीजन पे पहुंचना। और मतलब नोबडी इज एबल टू मेक यू फूल, लाइक मेक यू फूल और फूल ऑफ यू, और लाइक टेक यू ऑन राउंड्स विदाउट अननेसेसरी रीजन। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर।